Hello students, मैं इकबाल सिंह बेदी from Guru Nanak coaching classes. Today we will discuss about class 12th chemistry chapter number 2 solution. Actually में chapter number जो first solid state था उसके syllabus से कट हो चुका है CBSE के अंदर. अब chapter जो second है वही आपका chapter first है. सॉल्यूशन के अंदर हमने काफ़ी कुछ जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हमने डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है. सोल्यूट प्लस सोलवेंट से बनता है, उसके कुछ बेसिक फिनोमिना, स्टिंडल इफेक्ट, सोल्यूट फेज, सोलवेंट फेज हमने डिस्कस किए थे. नेक्स्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी. एक्चुअली में सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी से पहले जैसे हमें पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे फॉर्म होगा. सॉल्यूशन फॉर्म होता है सोलवेंट प्लस सोल्यूट से, कि जब हम सोलवेंट और सोल्यूट को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन जो है वो एक रेडी हो जाता है. जो सोलवेंट है वो ग्रेटर अमाउंट में होगा और जो सोल्यूट है वो लेसर अमाउंट के अंदर होगा. तो सोल्यूबिलिटी क्या है कि जो सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सोलवेंट के अंदर जो मिक्सअप हो रहा है, जो मिक्सचर बन रहा है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी. तो सोल्यूबिलिटी के अंदर भी हमने काफी कुछ जो है वो डिस्कस कर लिया था. जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं solubility of solid in liquid. solubility of solid in liquid का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो सोलवेंट फेज है वो तो है वाटर या कोई भी लिक्विड हो सकता है, और जो सोल्यूट फेज है वो क्या हो जाएगी, सॉलिड. और आपस में ये दोनों मिलकर के बनाएंगे हमारे पास सॉल्यूशन. कि अगर हम जो सोलवेंट है उसके अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो हम ऐड कर रहे हैं, चाहे हम वाटर के अंदर जो है शुगर ऐड करें, सोल्ट ऐड करें, ग्लूकोज ऐड करें, कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा शुगर जो है वो हम ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो ये एक हमारा सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन जो है वो रेडी हो चुका है. ठीक है. अब यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताई थी आपको, कि अगर हम सॉलिड को ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर तो 3 टाइप्स का सॉल्यूशन हो सकता है. उसमें कंडीशंस आएंगे अलग अलग. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब आपको पता है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन आएगी सॉल्यूशन के अंदर कि अब हम उसके अंदर नो मोर सोल्यूट, मतलब अब और ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड है. बट जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशन है ये दोनों कंडीशन एक फिक्स टेम्परेचर पर होंगी. इफ अगर हमने जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करते ही उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. हम और ज्यादा, जैसे चाशनी बना रहे हैं तो हमने 1 गिलास पानी के अंदर जैसे चीनी घोलना शुरू किया, 5 चम्मच के बाद जो चीनी है वो घुलना बंद होगी. अब हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे. गर्म करने की कंडीशन में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, की अगर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा. अगर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड करेंगे तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होंगे, मतलब कौन सी चीजें जो है वो इनको अफेक्ट कर सकती हैं. तो फर्स्टली देखिए, अगर हम सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं कि लिक्विड के अंदर हम सॉलिड ऐड करें तो फर्स्टली इसको जो अफेक्ट करेगा वो अफेक्ट करेगा टेम्परेचर भी. अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होगी. अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठंडे पानी के अंदर शुगर लेट घुलती है, गर्म के अंदर जो चीनी है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगी. सेकंड नंबर पे यहां पर आ जाता है प्रेशर. देखिए, अगर हम जो सोल्यूट है वो सॉलिड दे रहे हैं तो सॉलिड सोल्यूट का जो प्रेशर के साथ कोई जैसे उसका रिलेशन नहीं होगा, तो जो प्रेशर है वो उसके ऊपर कोई भी जो अफेक्ट है वो नहीं ऐड करेगा, बिकॉज जो सॉलिड है उनके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी है, जो प्रेशर है वो एक नेग्लिजिबल होता है. लेकिन इसमें जो अफेक्ट है वो हो रहा है टेम्परेचर का. तो ये हमारी बात थी सोल्यूबिलिटी के अंदर, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, की अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम उसके अंदर जो सॉलिड ऐड कर दे किसी लिक्विड के अंदर, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं
सेकंड आ जाएगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि अगर हम गैस के मतलब गैस को लिक्विड के अंदर सोल्यूबल करें तो उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी होगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास जो सोलवेंट होगा, सोलवेंट तो हमारे पास लिक्विड होगा, वहीं जो उसका सोल्यूट होगा, जो सोल्यूट है वो होगी गैस। अगर हम सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्रिएट होगा सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होता है कोल्ड ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक्स है वहां पर हाई प्रेशर के साथ जो गैसेस है वो फिल की जाती है, लाइक CO2 गैस जो है वो फिल की जाती है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ओपन करते हैं तो एक हिस साउंड के साथ जो गैस है वो बाहर निकलती है। तो हमें सोल्यूबिलिटी चेक करनी है कि जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर गैसेस की वो कैसी होगी। तो देख लिए जो सोल्यूबिलिटी है गैसेस की लिक्विड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहां पर बुक के अंदर, बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास कंटेनर है। अब ये कंटेनर मैंने क्यों लिए बता रहा हूं, दो क्यों लिए। फर्स्ट मैंने कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। अब मैंने इस कंटेनर के अंदर यहां पर जो CO2 गैस है वो ऐड करना शुरू कर दिया, और जो CO2 गैस है वो इस वाटर के अंदर सोल्यूबल होना शुरू हो गई। फिर सेकंड केस में मैंने क्या किया, जो CO2 गैस है उसके ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया लिक्विड में। तो प्रेशर अप्लाई करने से जो गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस। गैसेस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। तो जो सोल्यूबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर, इसका एग्जांपल तो आ गया कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम CO2 गैस जो है वो डिसोल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके फैक्टर अफेक्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर सबसे फर्स्ट बात आएगी टेम्परेचर की, कि अगर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे उनकी सोल्यूबिलिटी पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि गैसेस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस रैंडमली दूर दूर मूव करने लगेंगी, जिससे उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सेकंड केस में अगर हम यहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ाने से जो गैसेस है उनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज जो गैसेस है वो बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल होंगी। तो देखिए अगर टेम्परेचर को हम राइज करेंगे तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्रेशर को अगर हम राइज करेंगे तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, वो मूव करने लगेगी, और जो प्रेशर है वो उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। अब जो गैसेस है वो लिक्विड के अंदर बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल होती हैं, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं, वेरी करते हैं। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है कि अगर हम लिक्विड के अंदर जो गैसेस है उनको सोल्यूबल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर एक लॉ आया, एक साइंटिस्ट आए हेनरी। हेनरीज लॉ। हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ दिया था गैसेस के ऊपर। हेनरी साइंटिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, हेनरी साइंटिस्ट कहते हैं द solubility of gases at constant temperature is the pressure of gases, pressure meaning partial pressure है ना, pressure meaning partial pressure of gases at constant temperature is directly proportional to सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। हमें भी पता है कि अगर हम गैसेस के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते ही उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी फिक्स टेम्परेचर पर। हमने भी डिस्कस किया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और सेकंड केस में वो क्या कहते हैं, द
solubility of gases is, the pressure of gases is directly proportional to मोल फ्रैक्शन। और जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है? मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अब देखिए जो हेनरी है वो कह रहे हैं कि जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। या हम ये भी बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सोल्यूबिलिटी के। या अपने बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन के। वहीं जो P है अगर अपने प्रोपोर्शनल की वैल्यू हटाएंगे तो KH, तो ये हो गया हेनरी लो। तो यहां पर जो P है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल प्रेशर। जो X है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूबिलिटी या अपने बोले मोल फ्रैक्शन, एंड KH जो है वो आ गया हेनरी कांस्टेंट। तो यहां पर ये हमने डिस्कस किया हेनरी का जो एक लॉ दिया था हेनरी ने सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के ऊपर। ये हमने हेनरी लॉ जो है वो डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ये हमने जो हेनरी लॉ है वो डिस्कस कर लिया। हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब ये जो पार्शियल प्रेशर जो है हमने डिस्कस कर लिया गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका यूज हमें पता है कि हम कहाँ करते हैं? कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जो कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर बनता है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, हाई प्रेशर के ऊपर वहां पर जो गैसेस है वो फिल की जाती है, जो अपने बोल सकते हैं क्या, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक चीज और बनाएं, यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएं पार्शियल प्रेशर और KH अपने बोले सोल्यूबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो सोल्यूबिलिटी भी घटेगी। अब देखिए थोड़ा सा और अगर हम इसको मॉडिफाई करके देखें तो जो P है वो हो गया KHX। KH इज इक्वल टू P/, मतलब जो हेनरी कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। तो कई बार यहां से भी आपको MCQ क्वेश्चन नीट वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया सोल्यूबिलिटी के, वहीं जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पार्शियल प्रेशर के। उसके बाद यहाँ पर जो हेनरी लॉ है, ठीक है, हेनरी लॉ की जो एप्लीकेशंस है, मतलब इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है या कहाँ कहाँ यूज करते हैं हेनरी लॉ को। तो हेनरी लॉ को सबसे पहले यूज किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जो हाई प्रेशर के साथ CO2 गैस जो है वो फिल की जाती है कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर। सेकंड, इसको यूज करते हैं स्कूबा डाइवर। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको यूज किया जाए। स्कूबा डाइवर मतलब जो एक बोट के थ्रू है ना, सबमराइन्स के अंदर वाटर के नीचे जाएंगे। अगर जैसे जैसे वो वाटर के नीचे जाएंगे तो वहां पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा और जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, उसका जो प्रेशर है वो भी सडन से इंक्रीज होगा, जिससे उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए अपनी जो स्कूबा डाइवर्स, उनके पास जो टैंक होता है, उस टैंक के अंदर वो कुछ अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन, आर्गन जो गैस है वो फिल करके लेके जाते हैं सॉल्यूशन, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।
थर्ड होता है कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाके पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको सांस लेने के अंदर दिक्कत आती है, ठीक है, तो वो लोग ऑक्सीजन गैस या मास्क का यूज करते हैं, क्योंकि ऊपर जो ऑक्सीजन है उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, डिक्रीज होती है। तो ये हमने डिस्कस किया सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के अंदर हमने सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस और सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.95, calculate the Henry law constant. यहाँ पर जो उसका सोल्यूबिलिटी दे रखी है STP पर कितनी है, 0.195, मतलब सोल्यूबिलिटी दे रखी है। जो प्रेशर है वो कितना है, 1 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, KH। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH क्या हो जाएगा, P/X। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, तो 1/0.195, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ऊपर एक और जो सोल्ड एग्जांपल दे रखा है हमारे पास, वही उसके जैसा इसके नीचे वाला न्यूमेरिकल होगा। If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas? तो यहाँ पर हमें millimoles जो है वो कैलकुलेट करने हैं, किसके, N2 गैस के। How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? जो H2 है वो कितना है, 1000 ml। Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987, जो प्रेशर लगा रही है 0.987 बार का प्रेशर लग रहा है यहाँ पर। Given that Henry law constant of N2 at 293 is 76.48, तो जो KH है वो है 76.48 बार, जो यहाँ पर प्रेशर जो है हमें K बार दे रखा है, वो तो 0 लगा के हम उसको मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू है, हमें टोटल जो N2 है इसके मिलीमोल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं N2 के। तो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, वाटर मतलब जो सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है, P दे रखा है, KH दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम X मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू KH/X। तो X मतलब मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आएगा, P/KH। तो P कितना है, 0.987 अपॉन 76.48, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करें तो 1.29 इंटू 10⁵, तो ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया X, 1.29 इंटू 10⁵, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमने X मतलब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए। अब मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि N2 गैस जो हमने वाटर के अंदर सोल्यूबल की है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल, प्लस हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाटर के अंदर हमने जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके कैलकुलेट करने हैं। अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसकी जो अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है कितनी है, तो हमारे पास X की वैल्यू कितनी आई है, X की जगह पर पुट होगी 1.29 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कहां से निकालें, यहां देखो 1 लीटर जो वाटर है हमें गिवन है, ठीक है। याद रख लो एक वैल्यू कि हमारे पास जो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमेशा ही
55.5 हो गए। अब आप कहोगे सर ये निकला कैसे? देखो कैसे निकला। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 1 kg की होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, इज इक्वल टू मास हमें कैलकुलेट करना है उसका, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो जो मास है वो कितना आया, सॉरी 1000 मिलीलीटर में था ना, तो जो m है वो कितना आया 1000 ग्राम। अब ये हो गया गिवन मास, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना होगा वाटर का 18, इसको जब आप कट करोगे तो कितना आएगा 55.5। तो यहां पर आप वैल्यू को पुट करोगे और आपका जो आंसर है जो हमें बुक के अंदर गिवन है 0.716 मोल जो है इसके मिलीमोल्स वो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से ही जो H2S गैस के नीचे वाला न्यूमेरिकल है वो आपको सोल्व करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हेनरी लॉ से रिगार्डिंग हमने 2 न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस कर लिए, इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो है वो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब यहां पर देखिए जैसे वर्ड से ही जो नाम है वो उसका क्लियर हो रहा है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन है हमने लिया है, डिसॉल्व किया है, एक सॉल्यूशन को क्रिएट किया है, वो कितना प्रेशर जो है वो लगा रहा है उसके ऊपर, वेपर प्रेशर कितना लग रहा है। जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर हमने दो मतलब जो लिक्विड है वो ऐड कर दिए, लिक्विड ऐड करने के बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जो लिक्विड है वो आपस में कितना ज्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट करेंगे। ये अपने बोले कि जो हमारे घर में पानी वाली टैंकी होती है उसका आप ढक्कन खोल के देखते उसका जो पानी वो ऊपर लगा होता है वेपर्स की फॉर्म में, तो जो लिक्विड है सॉल्यूशन जो है जब इवेपोरेट होगा तो वो कितने प्रेशर के साथ इवेपोरेट होगा, कितना प्रेशर वहां पर लगाएगा, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मेनली जैसे दो तरीके के एक सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 सब्सटेंसेस ही मिक्स हो, मतलब A प्लस बी। जैसे लिक्विड के अंदर हमने अल्कोहल ले लिया, लिक्विड के अंदर हमने केरोसिन ले लिया, मतलब कुछ 2 सब्सटेंसेस ही जब आपस में इसके अंदर मिक्स हैं तो इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर जो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड का वो भी 2 तरीके के हो सकते हैं बेटा, एक वोलेटाइल हो सकता है, एक नॉन वोलेटाइल हो सकता है। मतलब हमने सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट ऐड किया है, मतलब हमने वाटर के अंदर केरोसिन ऐड किया है, गैस ऐड करी है, लिक्विड ऐड किया है, वो सोल्यूट अगर सिर्फ सोल्यूट याद रखिए, अगर हमने सॉल्वेंट में जो सोल्यूट ऐड किया है वो इवेपोरेट हो रहा है इजिली, तो वो जो सॉल्यूशन है वो है वोलेटाइल। और अगर वो इवेपोरेट नहीं हो सकता, वो कंप्लीटली मिक्स हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब ये क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमने वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड का ही सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है, प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, P रिप्रेजेंट होगा प्रेशर। अब हमने बनाया है सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक है सोल्यूट प्लस एक है सोलवेंट। तो जो सोल्यूट है टोटल प्रेशर P हो गया, ठीक है, फिर एक प्रेशर होगा सोल्यूट का और एक प्रेशर होगा सोलवेंट का, क्योंकि जब दोनों लिक्विड को हम आपस में मिक्स करेंगे तो ये जो
सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन इवेपोरेट होगा, जो प्रेशर लगाएगा वो होगा इसका P1 और P2, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। P क्या हो गया, वेपर प्रेशर। P1 क्या हो गया, P1 का मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, P2 क्या हो गया सॉल्वेंट का, और जो P है ये क्या हो गया टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। उसके बाद ये जो वेपर प्रेशर लगेगा, ये वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे। जो प्रेशर लगेगा ये प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है वही सोल्यूबिलिटी है, उसी को ही हम सोल्यूबिलिटी बोल रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि जो P है, जो वेपर प्रेशर है, अगर हम एक सोल्यूट के लिए लें तो ये होगा P1 x1, या हम ऐसे बोलें कि जो P1 है सोल्यूट जो है, इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। P2 की जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर P1 वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर, सोल्यूट का। P2 किसका, सोलवेंट का। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, सोलवेंट का। तो यहां पर आ गया हमारे पास P1, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो P01 x1, यहां हटाएंगे P1 P02 x2। तो जो P0 आया ये हो गया पार्शियल प्रेशर। अब यहां पर हम लगाएंगे डाल्टन लॉ। डाल्टन ने एक प्रेशर का लॉ दिया था कि जो P टोटल है वो कैसे निकलता है, 11th क्लास में डिस्कस किया होगा, P1 प्लस P2 से। तो यहां पर P टोटल अगर हम फाइंड करेंगे तो P1 प्लस P2, तो जो P टोटल है, P1 क्या है, P01 x1, P2 क्या है, P02 x2। अब हम वापस जाएंगे मोल फ्रैक्शन में। उस दिन प्रीवियस जो लेक्चर लिया था मैंने आपको समझाया था कि जो मोल फ्रैक्शन है वो होता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हमें जो P टोटल कैलकुलेट करना है वो P टोटल आप किसी से भी कर लो, या तो x1 के रिगार्डिंग कर लो या x2, कोई भी एक सोल्यूबिलिटी ले लो। मान लो मैंने x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 ले लिया, x1 की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, P टोटल इज इक्वल टू P01, x1 की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस x2 प्लस P02 x2। फिर क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू P01, सोल्व करें ब्रैकेट को, माइनस P0 x2 प्लस P02 x2 प्लस P02 x2। ठीक है, तो अब इसको लिख लो, P टोटल P01 माइनस P0 x2 प्लस P01 प्लस P02 x2। तो ये आ गया जी हमारा वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन किसने दिया, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, वो है रॉल्स, और इसको बोलते हैं रॉल्स। एक रॉल्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि अगर लिक्विड का जो सॉल्यूशन है अगर हम वो जनरेट करेंगे तो लिक्विड जो है उसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा जिसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, और वो वेपर प्रेशर कैसे कैसे कैलकुलेट होगा हमने देख लिया। लास्ट में जाके वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो
ये हमने डिस्कस कर लिया यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल और इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।